नमस्कार साथियों, टेंथ वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारे द्वारा शॉर्ट नोट्स के आधार पर एक क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। इन क्लासेस का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो विद्यार्थी कोचिंग का लाभ नहीं ले पाते हैं उनको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, तथा कई विद्यार्थियों के मन में ये डाउट भी रहते हैं कि मेंस में क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। इसके साथ ही अगर जो हम पढ़ रहे हैं उसको लिखना कैसे है। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर इन क्लास के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा जो कि बाहर जाकर कोचिंग का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं गांधार कला व मथुरा कला में अंतर से। तो देखिए, अंतर का यदि क्वेश्चन आता है तो इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि गांधार कला और मथुरा कला लिखकर, या फिर इसमें एक पॉइंट और जोड़ दें हम अंतर आधार का। इससे क्या होगा, इससे आपको एक तो याद करने में आसानी होगी। ठीक, जैसे कि अंतर आधार में जो पॉइंट बना लेंगे आप और केवल उन्हें ही याद कर लेंगे तो आपको अंतर ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। तो देखते हैं पहला अंतर क्या है इसमें, प्रभाव। तो गांधार कला पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ा, यूनानी तकनीक का। और मथुरा कला पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ा, स्वदेशी तकनीक का। दूसरा देखते हैं पत्थर। तो गांधार कला में स्लेटी और काले पत्थर का प्रयोग देखने को मिलता है। वहीं हम देखते हैं मथुरा कला, तो उसमें चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला देखते हैं हम धार्मिक प्रभाव। तो अपोलो देवता के समान जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो अपोलो देवता के समान दिखाई देती हैं। ठीक, और मथुरा कला में जो भी मूर्तियों का निर्माण हुआ है वह जैन एवं हिंदू देवताओं के समान प्रदर्शित होती हैं। अगला देखते हैं वस्त्र। तो इसमें जो भी मूर्तियों का निर्माण हुआ गांधार कला के तहत उसमें मोटे और सिलवटदार वस्त्रों को दिखाया गया है, जबकि मथुरा कला में निर्मित मूर्तियों में तंग वस्त्रों को दिखाया गया है। अगला पॉइंट है आपका आध्यात्मिकता। तो गांधार कला में आध्यात्मिकता अधिक प्रदर्शित होती है, जबकि मथुरा कला जो है वह भौतिकतावाद को समावेशित किए हुए है। अब अगला पॉइंट है आपका प्रदर्शन। तो इसमें जो भी मूर्तियां बनी वह बुद्ध के जीवन से संबंधित बनी, और मथुरा कला में पूर्व जन्म से संबंधित मूर्तियां बनती हैं। क्षेत्र। तो क्षेत्र देखते हैं हम गांधार कला का क्षेत्र गांधार अफगानिस्तान क्षेत्र रहा, और मथुरा कला मथुरा कंकाली टीला तथा उसके आसपास का क्षेत्र मथुरा कला से संबंधित रहा। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपने अगर पिछली क्लास देखी होगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो पेपर फर्स्ट की PYQ क्वेश्चन है उनमें बाकी क्वेश्चनों को कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक, तो आप जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको PYQ वाली जो सीरीज है मेंस की हमारी उसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वह रहेगा, कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था, स्पष्ट कीजिए, या कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। सबसे पहले हम देखते हैं कनिष्क किस वंश से संबंधित है। तो कनिष्क रहा कुषाण वंश से संबंधित। ठीक, तो यदि यह क्वेश्चन आता है तो आप एक अच्छी सी प्रस्तावना से प्रारंभ करेंगे, जैसे कि भारतीय इतिहास में जो कनिष्क था वह केवल अपनी वजह से नहीं बल्कि अपनी धार्मिक नीतियों की वजह से भी प्रसिद्ध हुआ, अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों की वजह से भी प्रसिद्ध हुआ, जो कि अग्रांकित हैं। ठीक, अब जैसे हम देखते हैं बौद्ध धर्म की उन्नति। तो कनिष्क ने क्या किया कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, इसके साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। साहित्य उन्नति। तो कनिष्क के शासन में हम देखते हैं कि नागार्जुन, अश्वघोष
और वसुमित्र और चरक जैसे महान साहित्यकार और महान विद्वान थे। ठीक, अगला देखते हैं हम निर्माण कार्य। तो कनिष्क ने सिरकत, कनिष्कपुर और कई सारे स्तूप, विहार आदि का निर्माण किया था, जो कि उसके निर्माण कार्यों के बारे में हमें बताते हैं। ठीक, कला उन्नति, तो इसके काल में ही गांधार एवं मथुरा का शैली जो थी उसका विकास हुआ। तो इसके काल में ही गांधार एवं मथुरा शैलियों का विकास होता है। अगला देखते हैं महायान शाखा का उदय। तो जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है उसका उदय भी किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में हुआ, और कनिष्क ने इसको अपना राजधर्म बनाया। साथ ही बुद्ध को ईश्वर के समान माना। नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। तो कनिष्क के काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है। ठीक, इसके लिए जो अन्य बौद्ध संगतियां हैं उनकी एक ट्रिक है, जैसे कि हम देखते हैं कितनी बौद्ध संगति हुई, टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई। ठीक, तो इनकी ट्रिक, जैसे कि स्थान कहाँ पर हुई, तो रवै पाकू। ठीक, रवै पाकू से क्या होगा, जैसे कि पहली बौद्ध संगति आपकी कहाँ पर होती है? पहली बौद्ध संगति आपकी होती है राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो दूसरी जो ट्रैक है वह शासकों के लिए है, जैसे कि पहली बौद्ध संगति आपकी अजातशत्रु के काल में होती है, दूसरी कालाशोक के काल में, तीसरी अशोक के काल में और चौथी कनिष्क के काल में। ऐसे ही जो आपकी तीसरी ट्रैक है वह अध्यक्षों के लिए है मतमोक, यानी कि पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप करते हैं, दूसरी की तवाकामी, तीसरे की मोगलीपुत्र तिस्य और चौथे की वसुमित्र। ठीक, तो ये आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो आप कंक्लूजन लिखेंगे, इस प्रकार कनिष्क अपने सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यों की वजह से बौद्ध धर्म के संरक्षक या एक महान शासक के रूप में विख्यात हुआ। अगला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वह मूल्यांकन से संबंधित बन सकता है। ठीक, तो कनिष्क का मूल्यांकन कीजिए या किसी भी शासक का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, आपको ये याद कर लेने हैं, जैसे कि साम्राज्य का निर्माता, योग्य शासक, कुशल सेनानायक, कला संरक्षक या प्रेमी कला का, साहित्य या विद्वान का आश्रयदाता और विशेष में आपको जो भी पॉइंट याद आ रहा हो वो आप लिख सकते हैं। अब इसमें आप लिखेंगे क्या, जैसे कि आपको मान लीजिए ये पॉइंट तो याद है लेकिन जिस शासक के बारे में पूछा गया है उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप इसमें सामान्य भाषा लिखेंगे, जैसे कि साम्राज्य का निर्माता, मान लीजिए बाई कोई शासक है तो आप लिखेंगे कि बाई ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक, एक लाइन हो गई आपकी। योग्य शासक, अब योग्य शासक कैसे लिखेंगे कि उसका शासन सफल रहा हो, तो उसने एक लंबे समय तक सफल शासन का संचालन किया। कुशल सेनानायक कोई कम पड़ता है तो कुशल सेनानायक बनेगा कि वह युद्ध में विजय प्राप्त की हो। ठीक, तो इसमें जैसे कि कुशल सेनानायक में लिखेंगे कि उसने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया तथा अनेकों युद्धों में विजय प्राप्त की। कला संरक्षक या कला का प्रेमी, तो जो बाई शासक था उसने अनेकों विद्वानों को, अब कोई एक आध नाम याद आ रहा हो तो लिख दीजिएगा और नहीं आ रहा हो तो बस ये लिखना है कि अनेकों विद्वानों को अपने शासन में संरक्षण प्रदान किया। साहित्य या विद्वान का आश्रयदाता, ठीक, यहाँ पर कला संरक्षक में जैसे कुछ वो संगीत या कला से संबंधित हो तो आप उसका उल्लेख कर देना, और नहीं भी हो तो मन से लिख देना। ठीक, जैसे कि संगीत में संगीत प्रिय था, या फिर सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए या फिर इस प्रकार की कोई तबला वादक मुद्रा चलवाई। ठीक, तो कला संरक्षक प्रेमी, लेकिन लिखना ऐसा है कि वो आपको पकड़ ना पाए, जो भी कॉपी आपकी चेक करे वह आपको पकड़ ना पाए। ठीक है,
तो कला संरक्षक प्रेमी में कोई एक नाम मन से बना के लिख सकते हैं कि इनको आश्रय दिया। विद्वान में भी से वैसे ही लिख देंगे कि इनको आश्रय प्रदान किया। ठीक, कोई पुराने से नाम याद जो आपको आ जाए लेकिन देखने में पुराने लगे उनको आप लिख देना, यदि याद ना आए तब। अगला देखते हैं विशेष। ठीक, तो विशेष में कोई भी पॉइंट जो आपने प्री के फैक्ट कुछ भी याद आया वो विशेष में लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं किसके बारे में, कनिष्क के बारे में। तो विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। तो साम्राज्य निर्माता योग शासक। तो योग शासक कैसे था कि उसने चीन को भी पराजित कर दिया था। चीन का जो शासक था उसको भी पराजित किया था। कुशल सेना नायक, तो अनेकों विजय प्राप्त की थी उसने। कुशल सेना नायक में आप क्या लिखेंगे कि उसने अनेकों युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जैसे चीन से, पार्थिया से आदि से। ठीक, कला संरक्षक प्रेमी। तो कला संरक्षक प्रेमी में हम क्या लिखेंगे, गांधार कला और मूर्ति कला जैसे मथुरा कला को आश्रय प्रदान किया। साहित्य विद्वान का आश्रयदाता, जैसे कि अभी हमने देखा था। ठीक, कौन कौन थे, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक आदि को उसके शासन में आश्रय मिला। और विशेष में हम क्या देखते हैं कि ऋषभ मार्ग का विकास दाता। तो ऋषभ मार्ग का निर्माण किसने किया, कनिष्क ने किया था। तो ये एक विशेष पॉइंट हो जाता है। तो प्रारंभ करते हैं गुप्त काल को। तो गुप्त काल में हम देखते हैं कि इसका संस्थापक श्रीगुप्त होता है। ठीक, और जो गुप्त काल है हमारा वह 240 ईस्वी से 510 ईस्वी तक चलता है। सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो यह गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, स्थापना किसने की थी, वैसे तो श्रीगुप्त को संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना गया, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और यह प्रथम स्वतंत्र शासक था। जितने भी गुप्त शासक रहे इससे पूर्व वह किसी न किसी के अधीन रहे। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, और इसके बारे में वह जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, मुद्राओं से, अभिलेखों से एवं पुराणों से। उपलब्धियां देखते हैं। तो इसने गुप्त संवत को प्रारंभ करवाया। 319 ईस्वी से गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। ठीक, फिर इसने क्या किया कि लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे विवाह किया। तो इसने क्या किया कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक, और फिर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। यह प्रथम शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा का चलन किया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है वह आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने परिक्रमांक और व्याघ्र पराक्रम की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त की यदि विजय आती है तो विजय में हम देखते हैं आर्यावर्त का अभियान किया। ठीक, इसमें उसने नागसेन और गणपति नाग को अपने अधीन किया। दक्षिणापथ अभियान किया। दक्षिणापथ में जो 12 राज्य थे दक्षिण के, उसको अपने शासन में सम्मिलित किया। आठवें के राज्यों पर विजय की। तो जितने भी आठवें के राज्य थे यानी उसकी सीमाओं के आसपास के जो जंगलों के राज्य थे उन सभी को अपना दास बनाया। पूर्वी सीमांत राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। अब जो पूर्वी सीमांत राज्य कौन कौन से थे, कामरूप यानी कि असम, नेपाल आदि, और पश्चिमी सीमांत राज्यों पर भी विजय प्राप्त की, जिसमें कि मालव, अजराइल, आबीर आदि सम्मिलित हैं। ठीक, तो ये विजयों का एक क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है आपसे। फिर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए या समुद्रगुप्त की उपलब्धियां संक्षिप्त में बताइए। ठीक, तो कुछ पॉइंट जैसे कि महान विजेता। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, उत्तर के 9 राज्यों को एवं दक्षिण के 12 राज्यों को विजित किया था। ठीक, तो उसने क्या किया था, जो कि भारत कई राज्यों में विभाजित था उसने विजित कर एक संगठित रूप में शासन किया सारे राज्यों पर। और इस प्रकार वह क्या कहलाया,
भारत का नेपोलियन कहलाया। योग्य शासक, तो समुद्रगुप्त के शासन में जनता सुखी थी, शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना देखने को मिलती है। अगर देखने को कहाँ से मिलती है? देखने को हमें वही मुद्राओं से और जो भी अभिलेख है उनसे वह जानकारी प्राप्त होती है। तो उनके आधार पर ही हम कहते हैं कि किसी भी शासक का शासन कैसा था। कुशल कूटनीति, तो हम देखते हैं कि इसने क्या किया कि जो छोटे छोटे राज्य थे उसमें परस्पर वैमनस्यता स्थापित हो रही थी, तो उस वैमनस्यता को समाप्त करने के लिए इसने एक संगठित शासन की स्थापना की। तो यह एक कुशल कूटनीति के रूप में हम इसको देखते हैं कि इसने जो छोटे छोटे राज्यों के बीच में वैमनस्यता को समाप्त किया। कला प्रेमी शासक, तो जो मोहरें और मुद्राएं प्राप्त होती है उसमें इसको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक कला प्रेमी शासक था। धर्म सहिष्णु शासक, तो हम क्या देखते हैं कि समुद्रगुप्त तो एक वैष्णव धर्मावलंबी शासक था, लेकिन बौद्ध विद्वान जो वसुबंधु था वह उसका प्रिय मंत्री था। ठीक, तो ये इसका मूल्यांकन कंप्लीट होता है। इतिहास में आप लोगों को एक विशेष बात याद रखनी है कि क्वेश्चन जब भी शुरू करें तो एक अच्छी सी प्रस्तावना और अंत करें तो बढ़िया सा एक कंक्लूजन जरूर लिखना है। 5 मार्कर आ जाता है तो वहाँ पर छोड़ा जा सकता है क्योंकि हमारे पास लाइन ही बहुत कम होती है, लेकिन 11 मार्कर में अति आवश्यक है, मतलब कि उसके बिना आपके नंबर मिलेंगे नहीं, मतलब उसके बिना आपको अच्छे मार्क्स मिलना असंभव है। ठीक, तो एक अच्छा सा एक इंट्रो और अच्छा सा कंक्लूजन जरूर लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां बताइए। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक था वो गुप्त साम्राज्य का एक सबसे महान शासक हुआ। विक्रमादित्य के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम जो विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी, तो इसलिए इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से हम जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कदम वंश से, नाग वंश से, वाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शकों पर विजय प्राप्त की। शक आक्रमण हो रहे थे उस समय, तो इसने क्या किया? शकों को पराजित किया और शाकाहारी की उपाधि धारण की, और विजय के ही उपलक्ष्य में उसने मैदानी में लौह स्तंभ की स्थापना की। फिर क्या देखते हैं? बंगाल व अन्य पूर्वी प्रदेशों पर विजय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर नियंत्रण स्थापित किया। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया? जो पूर्व में बंगाल में पूर्व का क्षेत्र था जिसमें कि बंगाल शामिल था, उस पर पूर्णतः विजय प्राप्त की थी। इसके साथ ही उसने ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर नियंत्रण की स्थापना की थी। फिर दक्षिण के राज्यों से संबंध। तो जो मैरोनी लौह स्तंभ है उसके अनुसार चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि दक्षिण के राजाओं को पराजित किया था और अपने शौर्य का प्रदर्शन दक्षिण की भूमि में किया। ठीक, तो दक्षिण में भी इसका प्रभुत्व स्थापित होता है। और फिर अश्वमेध यज्ञ, तो काशी के समीप नगवा में अश्वमेध अनुष्ठान करवाता है चंद्रगुप्त। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जो पराक्रमी राजा होते थे एक तो वही अश्वमेध यज्ञ करवा पाते थे। इसमें घोड़े जहाँ तक जाते थे वहाँ तक उसका राज्य माना जाता था, और यदि घोड़ों को कोई रोकता था तो फिर उसको चक्रवर्ती सम्राट से युद्ध लड़ना होता था। तो काशी के समीप नगवा में अश्वमेध यज्ञ करवाता है। तो इस प्रकार क्या है, उपरोक्त तथ्यों से हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय महान सम्राटों के रूप में
अपना नाम अंकित करवाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो वही पराक्रमी विजेता। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था कि हिमालय से लेकर नर्मदा तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में प्रजा का सर्वांगीण विकास होता है तथा चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुआ। कुशल कूटनीतिज्ञ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? शकों को पराजित किया था। तो उसने क्या किया था? छत्रभूषण सकराज था, उसकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। कला और साहित्य का प्रेमी। तो अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न रहते हैं, जैसे कि जिनमें कौन कौन शामिल था? कालिदास, धन्वंतरी, छपरक, ब्राह्मण, बेताल भट्ट, अमर सिंह आदि ये शामिल थे उसमें। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि यह कला और साहित्य का प्रेमी था। फिर धर्म सहिष्णु शासक। तो जैसे कि चंद जो गुप्त सम्राट होते थे वैष्णव धर्मावलंबी थे, फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं किया। तो इस प्रकार निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक था जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया एवं एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। अब आता है आयोग का सबसे पसंदीदा फेवरेट क्वेश्चन, जो कि अनंत अनादिकाल से पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जा चुका है कि अब तो शायद आयोग को भी लगता हो। तो मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में लेजेंड है। जब से पीएससी शुरुआत हुई है तब से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अपने एमपी में ही नहीं अन्य आयोगों में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं महान सम्राटों का युग देखने को मिलता है इसमें, जिसमें कि समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय आदि महान सम्राट थे। नीति व संरक्षण। तो इन्होंने क्या किया? अनेकों विद्वानों को संरक्षण दिया, कला को प्रश्रय दिया। ठीक, तो इनकी उदार नीति रही। राजनीतिक एकता। तो इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के बाद भी राजनीतिक एकता की स्थापना की। विदेशों से सांस्कृतिक संबंध, चीन, रोम, मिस्र आदि से सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। और शांति और व्यवस्था। तो इनके शासन में हम देखते हैं कहीं भी इन्हें विद्रोह देखने को नहीं मिलता है। ठीक, एक शांति की व्यवस्था पूरे शासनकाल में दिखाई देती है। अब कुछ विशेषताएं भी हैं, इन विशेषताओं की वजह से भी इसको क्या कहा जाता है? इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे कि ललित कलाओं का उत्कर्ष। तो इसमें हम देखते हैं कि वास्तुकला, भवन निर्माण कला, संगीत एवं नृत्य कला आदि का उत्कर्ष होता है। साहित्यिक प्रगति। इसमें कालिदास, हरिशेर आदि के द्वारा अनेकों ग्रंथों की रचना की गई, तो साहित्यिक प्रगति भी देखने को मिलती है। वैज्ञानिक उन्नति। हम देखते हैं धर्मश्री, ब्राह्मण जैसे महान विद्वानों ने ज्योतिष के बारे में, चिकित्सा के बारे में कई ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार वैज्ञानिक उन्नति भी देखने को मिलती है। धार्मिक सहिष्णुता। तो वैष्णव धर्म का पालन करते हुए इन्होंने ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म आदि सभी को भी समान आदर एवं सम्मान प्रदान किया। आर्थिक समृद्धि। तो जो इनका व्यापार हो रहा था वह मध्य एशिया से, दक्षिण पूर्वी एशिया से, मिस्र आदि देशों से व्यापार होने से आर्थिक समृद्धि देखने को मिलती है। ठीक, तो इस प्रकार उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि गुप्त काल एक स्वर्ण काल था। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में जो आगे की और भी टॉपिक है उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए।
और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे ऐसे वीडियो चाहिए जो आपको हेल्प कर सके। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दें या फिर उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।